तो आज भी सोच रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स ही ले लेते हैं, खत्म करते हैं, फिर अपन लोग एक साथ पढ़ेंगे मोशन वन डे। ठीक है बेटा, लगातार पढ़ेंगे। सर सर तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन क्या? इंटीग्रेशन करेंगे हाँ, सर? इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि अपन ने डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट कर लिया ना लास्ट क्लास में, कि नहीं किया? यस यस है ना? तो आज इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, और इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्लास से मोशन पे आ जाएंगे दोबारा से। मोशन बीच में छोड़े हैं ना हम लोग। यस सर। तो वहीं पे दोबारा आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो भाई, ऐसे नहीं करते। आपका जो इंटीग्रेशन है ये भी दो तरीके का होता है। जैसे डिफरेंशिएशन दो तरीके के होते हैं, इंटीग्रेशन भी दो तरीके के होते हैं। एक का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या नाम है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और एक का नाम है डेफिनेट। ठीक है। इनडेफिनेट में क्या होता है बेटा? तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सीधा सा फंडा है कि आपका जो इंटीग्रेशन होगा इनडेफिनेट में, उसमें दिस इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है कि इफ डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल, अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स का इसका कोई मतलब ही नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। समझ में आई बात? इसमें ये जो लिखा हुआ है, ये जो सिंबल है, ये क्या है? दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो स्मॉल एफ एक्स है इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। इसका इंटीग्रेशन होगा। एक्स क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। और ये कैपिटल एफ एक्स क्या है? ये रिजल्ट आया ना, तो इसको कहते हैं इंटीग्रल। ठीक है बेटा, ये नाम है, ध्यान रखना। इंटीग्रैंड, इंटीग्रल, बाकी तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन याद रहेगा ही रहेगा, है ना। मतलब क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर सिंपली इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स पढ़ते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इंटू विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। जैसे यहाँ क्या लिखा? डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज स्मॉल एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कैपिटल एफ एक्स। समझ में आई बात? हाँ है ना? यस सर। क्या इंटीग्रेशन का यूज किस चीज के? अभी आगे रुको। ये इन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन, आपको अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो वो फंक्शन कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। मतलब यस किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पता है आपको, तो फंक्शन कैसे निकलेगा? मतलब आपको वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन से निकालो। ठीक है बेटा। दूसरा है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस इज बेसिकली एडिंग स्मॉल क्वांटिटीज
ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन का एक मीनिंग क्या था, किसी चीज के छोटे 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 टुकड़े कर देना, राइट। Yes, sir. अब उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। विद इन लिमिट्स, विद लिमिट्स एक ही बात है। इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, समझ में आई बात। दैट विल बी इक्वल टू, इसको नॉर्मली इसी तरीके से इंटीग्रेट करिए, कैपिटल एफ एक्स निकल जाएगा, फिर ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, अपर लिमिट कैपिटल एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस कैपिटल एफ ऑफ लोअर लिमिट। इस तरीके से क्या निकलता है आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकलता है। इसको अलग से पढ़ेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। शुरुआत यहां से करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है बेटा। कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। सर हो गया। हो गया, Yes, sir. Done. ओके। सो इंटीग्रेशन as reverse process of differentiation, ठीक है। बेसिकली क्या है इसका नाम, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, देखिए कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है बेटा, So 2x. 2x होता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कितना होता है बेटा, So cos x. तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है बेटा, 1 by x. तो मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx क्या हो जाएगा, ln x, ठीक है। समझ में आई बात। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x कितना होता है बेटा, E to the power x. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x कितना हो जाएगा, E to the power x. कॉपी कर लो एक बार फटाफट। देखो हो सकता है इसमें कुछ गलती भी हो, बट उस बारे में अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। गलती मतलब कॉपी कर लो ना पहले। Yes, sir. Done. डन। अच्छा मुझे ये बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा, So 2x. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, So 2x. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पाई कितना होगा, So 2x. तो इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन 2x dx कितना हो गया बेटा, हाँ X एक्स square. स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन
2x dx कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 5। ये क्या मजाक है, गड़बड़ है ना? एक ही चीज को Yes, इंटीग्रेट कर रहे हैं, sir. अलग अलग आंसर आ रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। वो कांस्टेंट अगर डिफरेंशिएट हो तो वो इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन के बाद दिखता नहीं है, राइट? तो Yes, sir. हमें वो कांस्टेंट मालूम नहीं है कि क्या है, हमें पता नहीं यहाँ पे 2 है या 0 है या पाई है या ई है या 100 है या 1 करोड़ है, वी डोंट नो, राइट? सो हमारा ये तीनों ही गलत है। हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx will be equal to x square plus some constant. This constant, इस कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, ठीक है? सर आर्बिटरी कांस्टेंट। हाँ, दिस इज अ आर्बिटरी कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता। आर्बिटरी कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी होगी उससे निकालनी होगी, ठीक है बेटा? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन 2x dx कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा कांस्टेंट होगा। वो x को चेंज करने से ये चीज, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है? समझ में आई बात? एक बार एक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आ गया, एक इंटीग्रेशन करने के बाद वही कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी, तो वो कांस्टेंट कहाँ रहा फिर, है ना? Yes, sir. चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, मतलब हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हमें एक कांस्टेंट मिलेगा ही मिलेगा, ड्यू टू दिस रीजन। दिख रहा है ना यहाँ पे? yes, sir. और इसी कांस्टेंट की वैल्यू क्योंकि नहीं पता ना, इसीलिए हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन का नाम क्या दिया? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नाम। समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, कॉपी हो गया? हाँ, sir. Yes, sir. चलो देखो, हम लोग कई बार ऐसी चीजों को लिखते कैसे हैं, इंटीग्रेशन कर तो दिया, कई बार लिखते कैसे हैं? मान लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम एफ एक्स है, ठीक है? तो हम इस डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं? हम लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि dy इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, है ना? Yes, sir. इसका मतलब मैं इधर इंटीग्रेट करूंगा और इधर इंटीग्रेट करूंगा, दोनों अगर वैल्यूज इक्वल है, दोनों को इंटीग्रेट करने से सेम आंसर आएगा, है ना? एलएचएस आरएचएस में आप सेम प्रोसेस तो लगा ही सकते हो ना हमेशा, Yes, sir. तो हमने सेम प्रोसेस लगा दिया। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा आपके पास y प्लस c1, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस c2, राइट? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? y इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस c2 माइनस c1। Yes, sir. नाउ c2 इज a constant, c1 is a constant, so c2 minus c1 is also a constant। Yes, sir. तो इसको हम लिख देते हैं एफ एक्स प्लस सी, कहानी खत्म। तो ये जो स्टेप्स हमने लिखे ना, ये वाली और ये वाली, ये नहीं लिखते हम, यहाँ से डायरेक्ट ये लिखते हैं। समझ में आई बात? ठीक, बताते देखो भाई, यहां तक क्लियर है? सर अब मतलब आपका वॉइस क्रैक हो रहा था इसलिए। देखो मैंने क्या किया, मैं dx को इधर ले गया तो क्या बना? dy इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, है ना? यस सर। इसके बाद मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो क्या बना? इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है? यस सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन होगा y, वो कैसे होगा पढ़ लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा c1। fx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। नाउ वी हैव गॉट टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 एंड c2, बट मैं इस c1 को इधर लेके गया तो क्या बन गया? c2 माइनस c1 बन गया। यस सर। नाउ c2 इज अ कांस्टेंट, c1 इज आल्सो अ कांस्टेंट, बोथ आर आर्बिटरी, सो देयर डिफरेंस इज आल्सो आर्बिटरी कांस्टेंट, है ना? Yes. So we can simply write y is equal to capital Fx plus c, c2 minus c1 को मैंने एक arbitrary constant c से रिप्रेजेंट कर दिया। Now we don't write these two steps, ये आपको पता होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर कभी कभार लिखने की जरूरत पड़ती भी इन चीजों की, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ से डायरेक्टली ये लिखते हैं, लेकिन ठीक है, y is equal to capital Fx plus c, ठीक है बेटा? Yes. जो हम यहाँ से ये जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए बीच में दो स्टेप्स हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. तो ये हमारे पास इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन से इस तरीके से इंटीग्रेशन की इक्वेशन तक पहुंचते हैं, फिर इंटीग्रेट करके फाइनल हमारा वाई और एक्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया, है ना? कोई दिक्कत? चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है वेलोसिटी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको दे रखा है। तो आप यहां से, आपको बोला गया निकालिए पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी होता कितना है, dx पर dt होता है ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया? dx इज इक्वल टू एफ टी डी टी। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, कोई दिक्कत? No, sir. जब दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी प्लस सी। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हमारा प्रोसेस होगा डिफरेंशिएशन की इक्वेशन से इंटीग्रेशन की इक्वेशन तक जाने का। पर इंटीग्रेशन करते कैसे वो अभी समझ हमें सीखना बाकी है, यहाँ तक कॉपी कर लो। यूँ समझ लीजिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि ये बता दिया जाए कि आखिरकार डिफरेंशिएशन की इक्वेशन से इंटीग्रेशन की इक्वेशन तक कैसे पहुंचा जाए, फिर इंटीग्रेट करके तो आंसर निकाल ही लेंगे, है ना? लोग इसी में फंसते हैं, इंटीग्रेशन लोग सब रट लेते हैं, ये चीज़ भूल जाते हैं शुरुआत में। बाद में तो ये चीज़ आसान हो जाती है, शुरू में इसी में तकलीफ होती है, पहले 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, अगला टॉपिक क्या है? फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले? क्या सीधी सी बात है, डिफरेंशिएशन के मालूम है, उसका उल्टे लिख देंगे, है ना? है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली सम कांस्टेंट k इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट k किसका डिफरेंशिएशन होगा बताइए तो जरा, सोचिए किसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट k है, बताइए। टू किसका डिफरेंशिएशन होगा? किस चीज को डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो टू आएगा, बताइए। So 2x. टू एक्स का है, तो इसका क्या आएगा? के एक्स आएगा कि नहीं? Yes, sir. हो गया, आया ना? Yes, sir. नहीं हुआ है, प्लस सी लगेगा। Yes, sir. ठीक है, दूसरा सिंपली लिखा हुआ है इंटीग्रेशन डीएक्स, तो क्या आएगा? Sir, 1. नहीं, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, राइट? दैट इज इक्वल टू 1x प्लस सी, दैट इज सिंपली x प्लस सी। समझ में आई बात? Yes, sir. तो इतना नहीं लिख रहे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, x प्लस सी। ठीक है, अब समझ में आया? वो जो पिछले पेज में मैंने इंटीग्रेशन dy को जो y लिखा था, y प्लस सी को लिखा था, कैसे लिखा? Yes, sir. ठीक है, ओके। तीसरा, आप मुझे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ n x टू पावर n माइनस, अच्छा इसको छोड़ो, सम कांस्टेंट k इंटू एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? तो बेटा ये हो जाएगा k टाइम्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। जब डिफरेंशिएट होते हुए कांस्टेंट बाहर निकल गया था, तो इंटीग्रेट होते हुए तो कांस्टेंट बाहर निकालोगे ही ना, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। चौथा, n टाइम्स x टू पावर n माइनस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलिए।
बोलिए। सर n बाहर निकल रहा है। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन होता है कि नहीं होता? यस सर। है ना? यस। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि देखो यार, हम इस तरीके से थोड़ा ना फॉर्मूला याद करेंगे, हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन बाय एन प्लस सी, है ना? यस सर। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, है ना? बेसिकली क्या और बेसिकली क्या और इंटीग्रेशन के बाद पावर एक से इंक्रीज हो जा रही है और उसी पावर से डिवाइड हो जा रहा है, हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे भी वही, क्या पावर एक से इंक्रीज किया और नई पावर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यस। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। अगला देखते हैं फिर। अब फॉर्मूले से पहले कुछ एग्जांपल देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला ये है, ठीक है? आप ऊपर वाला लिखो नहीं लिखो, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? और अगर पूरा लिख रहे हो तो इस पर डब्बा बनाओ, क्योंकि फॉर्मूला ये है। एक्स स्क्वायर डी एक्स, बेसिकली एल्जेब्रिक फंक्शन को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? सर x क्यूब बाय 3 प्लस पावर को एक से इंक्रीज करो और नई पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है? प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 217 क्या होगा? सर x टू द पावर 218 बाय 218 प्लस। ठीक है बेटा, यस सर। क्लियर है ना ये? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? सर dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं उसे, ठीक है? क्या होगा? सर x टू द पावर। हाँ या ना? यस समझ में आई बात? यस सर। ये एक्स टू पावर माइनस टू है ना बेटा? क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर माइनस टू में प्लस वन करिए, माइनस वन अपन नई पावर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? तो इंटीग्रेशन कैसे करना समझ में आ रहा है? सिंपल फंक्शंस का, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस का। अगला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब डी एक्स क्या होगा? 4 टाइम्स 4 तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? यस सर। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x कितना हो जाएगा? ये क्या x टू पावर माइनस वन है ना? पहले नेक्स्ट गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई गड़बड़? ये गड़बड़ हो गई। एक्चुअली यहाँ पे लिखना जरूरी है इस फॉर्मूले में कि n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? वो आते हैं ना बेटा, उस पर वो बाद में बात है, पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर n इक्वल
टू -1 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर इन -1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0, राइट, Yes. है ना? समझ में आई बात? कॉपी कर लो, इस फॉर्मूले के बगल में ही लिखना जरूरी है। सर हाँ, सर तो फिर मतलब फॉर्मूला है ना, आ रहे ना? कुछ छूटेगा नहीं, इतना भरोसा रखो, ठीक है? जो बताया जा रहा है उसमें फोकस करिए कि वो समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़े। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx फिर क्या होगा, या dx बाय, या इंटीग्रेशन dx बाय x, एक ही बात है ना, dx बाय x क्या होगा इसका मतलब? तो यार 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, बताइए तो जरा। Sir, LNX. ln x का था ना, तो ये हो गया ln x प्लस c। समझ में आई बात? आ गया फॉर्मूला उसका भी। Yes. इंटीग्रेशन e टू पावर x dx क्या होगा, Sir, e to the power x. ठीक है? क्यों? क्योंकि e टू पावर x किसका डिफरेंशिएशन था, तो e टू पावर x का ही डिफरेंशिएशन था, राइट। Yes. 7th, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस माइनस gx dx क्या होगा, इट विल सिंपली बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ठीक है बेटा? Yes, sir. यस इजी, मतलब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटीग्रेट करो या इंटीग्रेट करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी है। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कितना होगा, Sir, minus cos x. sin x किसका डिफरेंशिएशन था सर, किसी का नहीं था सर, cos x का था, माइनस sin x था, तो sin x किसका यस हो जाएगा, cos x प्लस c, है ना, माइनस cos x प्लस c। और 9th क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या हो जाएगा, Sin x plus. ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी कॉमन सोर्स ऑफ एरर। क्यों एरर, मतलब आपके, चलो एरर नहीं बोलना चाहिए, एरर का मतलब कुछ और होता है, मिस्टेक, ठीक है? सर क्योंकि ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट करते वक्त sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और इंटीग्रेट करते वक्त sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। डिफरेंशिएट करते वक्त cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। इसमें बहुत बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखा जाएगा इसका, ठीक है बेटा? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था इसमें? क्या तो हम लोग ऐसे याद रखना बेटा इंटीग्रेशन में तो मैं अच्छा खराब बोल ही नहीं रहा, मैं बस बोल रहा हूँ उल्टे फॉर्मूले याद कर, ठीक है? फॉर अगले अगले फॉर्मूले सबको समझ में आएगा कि मैं उल्टे फॉर्मूले ही बोल रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, आपको ये याद रखना है, कितना होगा, Tan x plus. tan x का इंटीग्रेशन याद करोगे, अभी मैं नहीं करवाऊंगा, मैथ्स में करोगे, ठीक है? अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आपको याद रखना है। समझ में आई बात? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. सर फिर दोनों में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. कंफ्यूजन कहाँ है, ये तो सेम फॉर्मूला उल्टा करके लिखे ना आप। Yes, sir. tan x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, नया फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं हमने। तो खाली प्लस के पीछे प्लस ही होगा. सर प्लस प्लस माइनस वो देखो, उसमें भी देखा जाए तो आप क्या कर सकते हो, cos sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x। आपको अगर ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखना, आप ऐसे याद कर लो।
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x, क्या हो गया, Yes, sir. Yes, sir. है ना। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे इस तरीके से याद करेंगे नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। Okay, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. 11 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, Minus cot x. माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत। क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स dx क्या होगा, The second case. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स dx क्या होगा, Minus cosec x plus. समझ में आई बात। Yes, sir. इसके अलावा नो प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल Yes, sir. और चेन रूल। अपने इच्छा से चेन रूल नहीं लगाने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. फॉर्मूले इतने ही है। सर डिफरेंशिएट तो अब बात ये होती है, अब इसको अब कई लोग ये सुन के पहली बार खुश हो जाते हैं कि अच्छा फॉर्मूले कम हो गए, और जो थोड़े समझदार लोग होंगे उनको समझ में आ जाएगा, अरे यार इसका मतलब अब इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, Yes, sir. हमारे पास बंदूक ही नहीं, गोली कैसे चलाएंगे। समझ में आई बात। ये तो हमारा बजूका था ना, यही छीन लिया हमसे। ये AK-47 था, ये भी छीन लिया, और ये अपनी नॉर्मल गन थी वो भी छीन ली, बोले चक्कू से लड़ो। दिक्कत हो गई ना, क्या आसानी हुई, हमारे हथियार छीन लिए गए दे दिया तो तब क्या करेंगे? आ रहे ना बेटा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि आप अपने मन से इंटीग्रेशन बना के सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको इंटीग्रेट आप और मैं क्या कोई नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। मतलब एन एक्सप्रेशन एज सिंपल एज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर dx कांट बी डिटरमाइंड, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। Yes, sir. समझ में आई बात। तो अपने मन से इंटीग्रेशन बना के सॉल्व नहीं करना, डिफरेंशिएशन अपने मन से बना के सॉल्व कर सकते, जो मर्जी लिख दो उसको डिफरेंशिएट कर डालोगे आप, है ना, पर इंटीग्रेशन करने में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी बुक से सॉल्व करेंगे, जो मैं बताऊंगा वही सॉल्व करेंगे। और मैं अभी आपको इंटीग्रेशन सिर्फ 5% सिखाऊंगा, जितना आपको 12th क्लास में सीखना है ना उसका 5% सिखाऊंगा बस। डिफरेंशिएशन में कह सकता हूँ कि जो सिर्फ डिफरेंशिएशन करने का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको कम से कम 80-90% सिखा दिया, पर इंटीग्रेशन में सिर्फ 5% सिखाऊंगा प्रोसेस। मीनिंग तो अलग है, थ्योरी तो अलग है, समझ में आई बात। Yes, sir. और उसी 5% से हमारा फिजिक्स का काम हो जाता है, अच्छी बात ये है। तो सर मैथ में क्या इस साल 10 का 12 का सिलेबस आ है या नहीं, अगले साल अगले साल 12th का सिलेबस 12th में होगा, 11th में क्यों होगा, बात समझो। 12th का सिलेबस 12th में होगा, लेकिन मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन या जो है ना डिफरेंशिएशन में फिर भी आप थोड़ा बहुत अगर आलसी हो जाओ ना मैथ्स की क्लास के टाइम पे, हालांकि होना नहीं है, उसमें बहुत वीक रह जाती है, तो कम से कम एक बेसिक मिनिमम लेवल कम कर लोगे मैथ्स का। पर इंटीग्रेशन में अगर आप क्लास में आलसी होगा मैथ्स के टाइम पे, आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो आगे बढ़ रहा हूँ। Yes. तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन, मेथड्स फॉर इंटीग्रेशन। देखो जहां पे फॉर्मूले नहीं होते वहां मेथड्स होते हैं, ठीक है। और मैं आपको फिजिक्स में एक ही मेथड सिखाने वाला हूं। वैसे आपकी
जब आप 12th क्लास में मैथ्स पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे 5 तो एकदम बेसिक मेथड पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा मिसलिनियस मेथड बहुत सारे होते हैं कि तो ऐसा हो जाता है ये करना, 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 ठीक है। 5 एकदम बेसिक पढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे मिसलिनियस पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उस मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या नाम है इस मेथड का? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे सर जो थे, हमारे जो मैथ्स के टीचर थे, वो इसको कहते थे हो ना हो वो ना हो मेथड। क्यों? वो कहते थे कि बाकी सारे मेथड डिफिकल्ट हैं, ये मेथड आसान है इन कंपेरिजन टू अदर मेथड्स, या ज़्यादा यूज होने वाला है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में ना आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो गारंटीड से इसी मेथड से सॉल्व। समझ में आई बात? तो इसलिए उन्होंने नाम ही दे दिया था हो ना हो वो ना हो मेथड। मेरे टीचर सर का ये मेथड, इसका नाम था इस मेथड का। बहुत बड़े टीचर थे, बहुत जाने माने टीचर हैं अपने ज़माने के। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रॉपर नाम इसका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और हम फिजिक्स में सिर्फ यही मेथड सीख ही रहे हैं और कुछ सीख ही नहीं रहे, तो अपन को आता ही है, हाँ या ना? अपने लिए तो जो है यही है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। क्या है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो देखो, कभी भी अगर आपके पास इस तरीके का एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन हो एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। समझ में आई बात? एक बार और थोड़ा सा शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, एफ ओ जी ऑफ एक्स, अब ठीक है, इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। या फिर सिंपली ये भी हो, इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स जी डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स, या ये, ठीक है। समझ में आई बात? बेसिकली ये एक्सप्रेशन हो, ये एक्सप्रेशन हो, या इसके मिलते जुलते और भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, मैं इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट g dash x as some, sorry g dash x नहीं, gx as some variable, let's call that variable u, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया gx इज इक्वल टू u, कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हो गया? तो सर इसका मतलब हो गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स, है ना? दिस implies du is equal to g dash x dx, राइट? यहां देखिए g dash x dx मौजूद है ऑलरेडी, यहां पे भी देखिए g dash x dx मौजूद है ना? है ना? तो बेसिकली देखो, इसके आगे के स्टेप बहुत ट्रिवियल है, उसमें दिमाग नहीं लगाने वाली बात है। दिमाग लगाने वाली बात है यहां पर कि किसको u लिया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसको u लेना है, अगर ये समझ में आ गया तो ऐसे इंटीग्रेशन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। किसको u लिया जाएगा बेटा, तो बताते हैं। u उसे लिया जाएगा जो यहां मौजूद हो और जिसका डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। समझ में आई बात? वैसे सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ fx नहीं आएगा, मैं गलत लिख लिया हूँ, ये सिर्फ gx इंटू जी डैश एक्स आएगा, ठीक है बेटा। समझा रहे ना? पूरी चीज तो अभी खत्म कहाँ होगा,
हम किसको लेंगे, u किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। तो हम u उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो यहाँ मौजूद है, यहाँ gx मौजूद है ना, f ऑफ gx है ना, ये f ऑफ gx लिखा था कि आपको दिखने में कंफ्यूजन ना हो, बट है क्या, f के अंदर gx है ना ये। यस सर। तो जो यहाँ मौजूद है एक्सप्रेशन में उसको लेना है, और ऐसे को लेना है सच दैट उसका डिफरेंशिएशन जो है वो dx से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, जिसको भी आप u मानोगे उसका डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप u की जगह p मान लो, उसमें कोई खराबी नहीं है, समझ में आई बात। तो ये क्लियर है एकदम। तो इससे हमारे एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए दिस सिंप्लाइज, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को i बोल दूं तो मेरा इंटीग्रेशन i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ gx था, gx कितना u हो गया, इंटीग्रेशन f ऑफ u इंटू जी रेस एक्स dx क्या हो गया, du हो गया। आसान हो गया कि मुश्किल हो गया, यस सर। है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कैपिटल एफ यू प्लस सी, है ना। कई लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यू था क्या, नहीं था। यू तो आपने माना, यू आपने जीएक्स को माना, आपने आंसर यू के नाम से लिख दिया। ऐसे तो मेरी इच्छा करेगी मैं इस इंटीग्रेशन को यू मान लूंगा तो आंसर यू ही हो जाएगा, कहानी खत्म। सर एफ और जी जैसे तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी। हमेशा आंसर में जो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई है उसी उन्हीं के नाम से आंसर पहुंचना चाहिए। समझ में आई बात, यस सर। ओके, ये आंसर है। ठीक है, अगर यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही काम है। अगर मैं इसको आई बोल दूं तो मतलब मेरा आई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स कितना है, यू, जी एक्स डी एक्स कितना है, डी यू। अरे वाह, ये कितना हो गया, यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी दैट इज इक्वल टू जी एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। समझ में आई बात, यस सर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएं कि हाँ ये चेन रूल का उल्टा मेथड है। यस सर। आप चाहे तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो सर यस सर। आ रहा है। सर हाँ बोलिए। सर क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बेटा हो रही है, ठीक है सर, तो ठीक है बेटा। कोशिश करो जितना फॉलो कर सकते हो। तो ये समझ में आया आपको कि नहीं आया समझ में, यस सर। पक्का। एफ ऑफ बेसिकली चेन रूल का उल्टा प्रोसेस है, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन की जान क्या है, चेन रूल, तो उसका उल्टा मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। यस सर। बस वही बात, आगे बढ़े। यस तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली किसको यू सब्स्टिट्यूट करना ये सोचने में ही मेहनत है, उसके आगे तो एकदम वो है रटा हुआ स्टेप्स है, ये करो ये करो ये करो ये करो, है ना। आगे बढ़े तो एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ln x बाय x dx, ये मेरा i है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, कोई ऐसा टर्म जिसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद है और वो डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मैंने बोला यार ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ln x इंटू 1/x इंटू dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। यस। अब ln x का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है और वो डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है। यस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस मीन्स, अच्छा दिस मीन्स नहीं, लेट्स से अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, ln x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, u, सर यू मतलब क्या हो गया, du बाई dx कितना हो गया, 1/, इसका मतलब du कितना हो गया,
1 by x plus 1 by x dx. देयरफॉर आई कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स इज d दैट इज इक्वल टू कितना आया, u square by 2 plus 1. दिस मीन्स इंटीग्रेशन आई कितना हो गया, u कितना था ln x 1 बाय 2 ln x का होल स्क्वायर प्लस सी। समझ में आई बात, हाँ या ना? क्या नहीं, बहुत स्पेसिफिक हूं इसमें। हमें ऐसी चीज को u मानो जिसका डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आई बात? डिफरेंशिएशन को u नहीं मानना है। ओके, कोई दिक्कत? सर मुझे आप कह रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन को यू मानने को सुझाने में। मैं कह रहा हूं ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स है, डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको u मानो। Yes, sir. डिफरेंशिएशन को u नहीं मानना है। ये एक फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, ln x भी dx से मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे उससे मतलब नहीं है। ln x 1 बाय x का डिफरेंशिएशन नहीं है ना? Yes, sir. नहीं ना? ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x है, तो ln x का डिफरेंशिएशन dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं ln x को u मानूंगा। यस सर, ठीक है? यस सर। तो सोचो, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो ये कभी कर पाओगे? No, sir. डिफरेंशिएशन सिर्फ आने से नहीं, डिफरेंशिएशन अगर ओरल नहीं होगा, जुबान पे नहीं होगा एकदम, तो कर पाओगे इसको? Yes, sir. नहीं ना? आगे बढ़े। Yes, sir. अगला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx। क्या करोगे? सर Sin x को u plus लेट्स से u इज इक्वल टू sin x, तो इससे क्या मिल जाएगा? that du by dx equal to cos x. दिस मीन्स du इज इक्वल टू कितना हो गया? Cos x dx. यहाँ पे cos x dx है, बिल्कुल है। तो अगर इसको, ये मेरा i है, तो मतलब मेरा i क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ u कितना, sin x कितना u, cos x dx कितना du, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 प्लस c, दैट इज इक्वल टू Sin square. इजी इनफ। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ साइन e टू पावर x इंटू e टू पावर x dx, क्या करोगे? सर e टू द पावर x और क्या था? इंटीग्रेशन साइन ऑफ e टू द पावर x इंटू e टू पावर x dx। तो क्या करोगे? e टू पावर x को ही मानोगे, u इज इक्वल टू e टू पावर x। कौन से वाले के हिसाब से लिया? इसको माना ना आपने, वो बात अलग है, ये दोनों बराबर है, पर यहां से ले लो ना आप। Yes, sir. Yes, sir. दिस इंप्लाइज du बाई dx क्या हो गया बेटा? 3 to the power 3 to the power x. है ना? Yes, sir. तो हमारे पास i कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ U. साइन u du, राइट? Yes, sir. साइन u का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos u Minus cos. माइनस cos u प्लस c, दैट इज इक्वल टू माइनस cos e टू पावर x प्लस c। ठीक है बेटा? Yes, sir. इजी है ना? Yes, sir.
क्या करोगे? साइन को cos sin x to u1 u इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इंप्लाइज 2-3 स्टेप बाद क्या आ जाएगा? du इज इक्वल टू cos cos x x dx. दिस मीन्स इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln u du. अब ये बात और है, हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं तो हम यहाँ भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? yes समझ में आई बात? yes मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था कि अपन को u सब्स्टिट्यूट कैसे करना है. अगला एग्जांपल ले ले फिर. yes yes ये क्या हुआ? अगला एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर x e टू पावर x स्क्वायर dx. क्या होगा? सर x को u1 फिर x स्क्वायर को ये मान देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x. यहाँ 2x नहीं पर x तो है ना, yes तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x बन जाएगा, हाँ या ना? yes इसलिए मैं क्या बोलूंगा, लेट्स से u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. देखो कांस्टेंट के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना. कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इंटीग्रेशन के अंदर या बाहर, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. दिस मीन्स du बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x. दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू 2x dx. लेकिन हमारे पास यहाँ पे x इंटू डी एक्स तो है, 2x dx नहीं है, कोई बात नहीं. वहाँ पर du अच्छा du होगा यहाँ पे, ठीक है? ठीक है. तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे 2x dx नहीं है, सिर्फ x dx है, तो कोई बात नहीं. हम यहाँ पर या तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली x dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे du बाई 2, तो क्या मिल जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर u इंटू du बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर u du, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू द पावर u प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c. समझ में आई बात? आया ना? yes इजी है. yes इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स tan x dx. क्या करेंगे? तो 6 को tan x को तो tan x को ही मानेंगे tan x को u मान सकते हैं क्योंकि सेक्स स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन है ना? yes आप चाहो तो sec x को भी u मान सकते हैं क्योंकि sec x को u मानोगे तो बचेगा क्या? sec x tan x. yes sec x tan x sec x का डिफरेंशिएशन है ना? yes तो दोनों ही कर सकते हैं, तो मैं tan x को u मान लें. लेट्स से u इज इक्वल टू tan x. ओके, देन du इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx. yes दिस इम्प्लाइज आपका इंटीग्रेशन I कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ u du, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 प्लस c. ठीक है? ठीक है. yes देखो हम लोगों ने कैसे कैसे इंटीग्रेशन कर ली जिसमें साफ साफ दिख रहा है ये डिफरेंशिएशन है, ये नॉर्मल है, इसको u मानो उसको करो. ठीक है, हम लोगों ने वो कर लिया जिसमें कांस्टेंट की कमी लग रही थी, है ना? yes sir अच्छा, ये आंसर आ गया क्या? half tan square
अब आएगा ना आंसर, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें कुछ टर्म्स छुपाई गई है, आपको साफ साफ दिखाया नहीं गया कि क्या इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो तो वैसे ही कुछ एग्जांपल कराऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले ये करेंगे इंटीग्रेशन tan x dx, क्या करेंगे? तो sin x by cos x, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय cos x dx। इसके बाद क्या करेंगे? तो ऊपर नीचे कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो sin x को यूज कर, अगर आप sin x को u पकड़ोगे तो उसका डिफरेंशिएशन cos x है। क्या cos x dx से मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना, डिवाइड हो रहा है ना। तो cos x इनवर्स, सर cos x को यूज कर, cos x को u पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस है, माइनस छोड़ दो, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस sin x, वो sin x जो है वो dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए cos x को u मानेंगे। क्या बोलेंगे? लेट्स से u इज इक्वल टू cos x प्लस बस cos x, राइट। दिस इंप्लाइज du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx, sin x, है ना। सो दिस मीन्स आपका i हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx इज माइनस du बाय u, u, that is equal to minus ln u plus c, that is equal to minus ln u कितना है? cos x। आप चाहो तो माइनस अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये ln sec x प्लस c। देखिए अभी भी दोस्ती छूटी नहीं है ना। tan x के इंटीग्रेशन में अभी भी sec x आ रहा है, राइट। चलिए लास्ट टाइम क्या माइनस ln cos x इज इक्वल टू ln cos x टू पावर माइनस 1। यस, इजी है कि डिफिकल्ट है इंटीग्रेशन अभी तक? सर इजी है। इजी है, अच्छी बात। इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x स्क्वायर प्लस 2 dx। सर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 को यू मानेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 की चिंता नहीं करनी, ऊपर नीचे 2 लिखा हुआ है ना, वो तो उसमें घबराने वाली बात है नहीं। एक्स स्क्वायर को u मान सकते हैं, या उससे बढ़िया क्या होगा? पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को u मान लो। क्यों? उससे रूट भी सिंप्लीफाई हो जाएगा और इधर वाला काम तो हो ही रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी, दैट मीन्स du इज इक्वल टू 2x dx और x dx इक्वल टू du बाई 2। हमारे पास आई हो जाएगा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ x dx से du बाई 2 रूट u इंटू du बाई 2, 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन u टू पावर हाफ du, राइट। क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? पावर को 1 से बढ़ा दो और नई पावर से डिवाइड कर दो। दैट इज इक्वल टू क्या आ गया ये? 1 बाय 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे भी प्लस सी था, लिखने की जगह नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर।
इजी या डिफिकल्ट? हो गया, आगे बढ़े। सर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 7 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते क्या कहेंगे? दिस, ये अगर i है तो i, इसका मैं डिफरेंशिएशन सोचता हूँ क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ क्या 6x स्क्वायर प्लस 4x है ना, तो बेसिकली इसमें 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 dx आया ना। अब मैं क्या बोलूंगा, लेट्स से u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो मुझे में क्या मिल जाएगा, du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, राइट। ये 3x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ है, सॉरी यहाँ है, तो देयरफॉर आई विल गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स रूट u du दैट इज इक्वल 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, रूट u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 दैट इज इक्वल टू 4/3 u टू पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल टू द पावर 3/2, प्लस c रहेगा सारी जगह, ठीक है, ठीक है। यस कोई दिक्कत? किसको u मानना है, सारा का सारा गेम वहीं पर है ना, उसका आगे सब लल्लू है ना। चल हो गया, चल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx, टू एक्स प्लस 3 को ये मान लीजिए। क्या करेंगे हम लोग 2x प्लस 3 को u मानेंगे, क्यों, क्योंकि सर इसका डिफरेंशियल कितना है 2, 2 यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, 2 ही तो है, लगा देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, लेट्स से u इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट मीन्स du इज इक्वल टू 2 dx, देयरफॉर अपना i कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन u इंटू dx कितना है, du/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन u du, ये कितना हो गया, 1/2 साइन u का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए तो, माइनस कॉस u प्लस c, so we will have integration I is equal to minus cos 2x plus 3/2 plus c, समझ में आई बात।
Yes. कोई दिक्कत है? No, sir. सिर्फ इसी में नहीं, इसको हम याद रख लेंगे, इसका जो रिजल्ट है ना उसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। Yes, sir. तो नोट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। कभी भी अगर ऐसा हो कि फंक्शन के अंदर ए एक्स प्लस बी आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। समझ में आ रही बात? सर ये फॉर्मूला है। आप इसको कैसे होगा ये, सब्स्टिट्यूट दिस यू एंड यू विल रीच देयर बाय सेम टू सेम प्रोसेस। यहाँ पे भी तो वही है ना, Yes. साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, ए की वैल्यू कितनी 2 है, क्या है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी आया कि नहीं आया? Yes. वहीं पर अगर आपके पास कभी डिफरेंशिएशन हो सेम चीज का, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का, तो क्या आता था? अभी तुरंत चेन रूल लगा देंगे, क्या आ जाएगा? एफ डैश ए एक्स प्लस बी Yes. इंटू स्टफ का डिफरेंशिएशन ए, Yes. Yes. इंटीग्रेशन में वो ए डिवाइड हो गया, यहाँ डिफरेंशिएशन में वो ए मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटा? Yes, sir. हो गया? चलो फिर एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हो गया अपना इंटीग्रेशन, जितने हमें जरूरत है ना उतना हो गया। बस u किसको सिलेक्ट करते हैं वहीं तक तो है, उसका आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है बेटा? Yes. फॉर्मूले नए आए नहीं, लेकिन फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले उल्टे भी याद होने चाहिए, इतना वो हो गया है ना। तो क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये कैसे किया था हम लोगों ने, कैसे करेंगे हम लोग? किसको u मानोगे? साइन एक्स को ये तो हमने बोला u इज इक्वल टू साइन एक्स माना, जैसे u को साइन एक्स माना मुझे क्या मिला? du इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, राइट? सो मुझे क्या मिल गया? दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u du दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 प्लस c दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस c, राइट? यस मैंने इसमें अगली बार बोला नहीं, मैं u को साइन एक्स नहीं लूंगा, u को मैं कॉस एक्स लूंगा। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? du इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स du डी एक्स, सॉरी साइन एक्स डी एक्स है ना। यस तो मेरा i हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u du that is equal to minus u square by 2 plus c that is equal to minus cos square x by 2 plus c। आया ना? यस आया ना? यस तो एक तरफ सारा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, एक तरफ सारा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। क्या मजा का ये? चलो एक और मेथड ट्राई करते हैं। ये साइन एक्स कॉस एक्स है ना, मैंने बोला इसका मतलब हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 2 साइन 2x dx यस दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ये ax प्लस बी की फॉर्म में b0 a2 है ना? क्या आएगा इसका आंसर? साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस कॉस आया ना? ये नहीं समझ में आया ना?
नहीं समझ में आया तो 2x को u मानो। वैसे ये ax प्लस b है, उस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो 2x को u मान के पहुंच जाओगे यहाँ पे, ठीक है। यस तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x बाय 4 प्लस सी। ये तो झमेला हो गया ना, एक ही इंटीग्रेशन के 3 अलग अलग आंसर आ गए, है ना। कौन सा सही है कौन सा गलत है? सर तीनों सही है। ऑब्वियसली तीनों सही है, मैंने सॉल्व किया है ना। यस तो क्या करना क्या है लेकिन इसका, ये तो डरा दिया हम लोगों को, आपको नहीं डराया? तो तीनों का गलत तो सिर्फ सही आएगा, वेरीफाई करेंगे। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, है ना। क्या मैं इसको 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकता हूँ? यस दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कॉस 2x बाई 4 प्लस c प्लस 1 बाय 4, है ना। आया ना। तो ये माइनस कॉस 2x बाय 4 प्लस सी है, ये माइनस कॉस 2x बाय 4 प्लस सी प्लस 1 बाय 4 है, राइट। तो किसने बोला ये सी और ये सी सेम है? ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है ना। समझ में आई बात? सो अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बताइए तो जरा। कॉस माइनस 1 बाय 2 बाहर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? हम्म, ये होता है ना। हम्म, यस ये माइनस 1 बाय 4 आना चाहिए था ना। अच्छा ये प्लस 1 आएगा, राइट। तो ये प्लस माइनस 1 बाय 4, राइट। समझ में आई बात? आया ना। दोनों केस में एक जगह प्लस आ रहा है एक जगह माइनस आ रहा है। कहाँ पर, तो फोर कहाँ आ रहा है बेटा, माइनस कॉस 2x बाय 4 आ रहा है, माइनस कॉस 2x बाय 4 आ रहा है, माइनस कॉस 2x बाय 4 आ रहा है, हर जगह तो एक ही चीज आ रही है। अच्छा सर वो सी तो C1 वही तो बोल रहा हूँ, ये तो C1 है ये C2 है, दोनों के इक्वल होना थोड़ा जरूरी है। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, दिक्कत क्या यस है ना। यस तो एक ही इंटीग्रेशन करने के बाद अलग अलग फॉर्म में आंसर आ सकता है ना। और इसीलिए इंटीग्रेशन में खास तौर से मैथ्स में आएगा तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो होंगे उसमें बहुत परेशान करता है ये, कि इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा। अब यार तीन तीन ऑप्शन करेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, आपने सॉल्व किया एक आंसर आ गया टिक मार के खुश हो गया, लेकिन दो और करेक्ट थे, है ना। मतलब यू सबको मल्टीपल करेक्ट में तो तीनों को मार्क करना पड़ता है ना, मल्टीपल करेक्ट का मतलब तो वही होता है कि जितने भी करेक्ट है सबको मार्क करो, ठीक है। सर तो क्वेश्चन में हर एक को यू को करके देखना होगा। नहीं, आपको जब ये दिखे ना तो आपको इसका फॉर्मूला लगा के देखना, ठीक है। यस यार यही तो मैथ्स है कि आपको दिखना चाहिए ये और ये सेम है, ठीक है। यही चीजें तो प्रैक्टिस से आएंगे बेटा, एक दिन में थोड़ा ना सीख जाओगे।
और ऐसा सिमिलर, ये मत सोचिए कि एक एक्सेप्शन है, ऐसा और भी हो सकता है। इनफैक्ट हमने ऐसा एक कुछ किया था, हाँ ये वाला, इसमें हमने tan x माना था ना u, sec x को u मान के देखो, yes, sec x को u मान के देखो, देखना sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो आपको पता है ना sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, yes, हो गया। समझ रहे हो बात को? yes, yes, दूसरे तरीके से करोगे तो आंसर क्या बता देता हूँ, आएगा 1/2 sec स्क्वायर x प्लस सी। तो ये किसको क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1/2 प्लस सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, है ना? यहाँ से ये आ गया। मान लेते हैं आपने tan x को लेके सॉल्व किया, आपका आंसर ये आया, ऑप्शन में ये है ही नहीं, सिर्फ ये है, तो फंस जाओगे ना आप। तो मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन में मिल नहीं रहा, है ना? yes, ये ऑब्जेक्टिव में ना ये एक्स्ट्रा डिफिकल्टी है इंटीग्रेशन में। हमारे टाइम पे सब्जेक्टिव हुआ करता था तो उसमें ये वाला चीज़ हमें नहीं झेलना पड़ता था, हमें पता था ऐसा होता है, ऐसे कारनामे होते हैं, तो इसलिए हमारे को क्या होता था कि दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते थे सब्जेक्टिव में, या तो इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो ये लिख देंगे तब भी नंबर देगा, ये लिख देंगे तब भी नंबर देगा, या बोलेगा प्रूव दैट द इंटीग्रेशन इज दिस, हम यह पहुंच भी जाएंगे तो उसको पता है यार इसको यहाँ इसमें कन्वर्ट करना है, हो जाएगा। आपकी तरह 4 ऑप्शन चेक तो नहीं करने होंगे, है ना? समझ रहे हो? आप लोग के टाइम में एमसीक्यू नहीं होती? एमसीक्यू से हमारा वो होता था, क्वालिफिकेशन होता था, मतलब पहले एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था जिसमें अगर आप नंबर लाओ तब आप जेईई एडवांस का टेस्ट दे सकते थे, देने के लिए लायक होते थे, नहीं तो एग्जाम ही नहीं लेते थे, मतलब एग्जाम ही नहीं देने देते थे। सिलेक्ट तो क्या होगा, एग्जाम ही नहीं देने देंगे, पहले ऑब्जेक्टिव से आप हमें ये साबित करो कि आप एग्जाम देने लायक हो, फिर एग्जाम दो सब्जेक्टिव, तब हम आपको एडमिशन लेंगे। ये था पहले सिस्टम, ठीक है? yes, आगे बढ़ूं? yes, आजकल की तरह नहीं कि 12 लाख लोग बैठ गए एग्जाम देने, वो नहीं था, ठीक है? समझ में आ गया बात? yes, अभी आईआईटी 30,000 लोगों का सिलेक्शन दिखा देता है, 10,000 लोगों को एडमिशन दे देता है। हमारे टाइम पे 15,000 लोगों को सिलेक्ट करता था कि तुम एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? समझ में आई बात? मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट, क्या? ज़्यादा डिफिकल्ट था। 15,000 लोगों को सिलेक्ट करता था कि आप एग्जाम दे सकते हो, फिर उसमें से 3,000 या 3,500 लोगों को एडमिशन लेता था बस। तो 10 लाख में 15, क्या? 10 लाख में 15 है। हाँ, वो लोग सिर्फ एग्जाम दे सकते थे, एडमिशन सिर्फ 3,000 3,500 लोगों का होता था। सर 1980s में सर एक मतलब न्यूज तो पुराना आया था यूट्यूब पे, बोल रहा था बस 5,273 सीट्स ही था और उसमें 10 लाख अपीयर थे। तो इसलिए तो बाद में उन लोगों ने ये सब कांड में शुरू किया ना, कि भैया पहले सबको सिलेक्ट करेंगे फिर देंगे फलाना वाला, है ना? यस फिर सर, तो जब 10 लाख देखो मेरे टाइम पे क्या है ना, लोगों को अपनी औकात पता होती थी, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर उनको पता होता था कि जिन लोगों को पता था उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो लोग एग्जाम में बैठते ही नहीं थे। मतलब जो क्वालिफिकेशन एग्जाम था ना पहला वाला, उसको स्क्रीनिंग कहते थे, ठीक है? स्क्रीनिंग में ही 1,80,000 लोग बैठते थे, पॉपुलेशन तो उस वक्त भी थी, 12th तो उस वक्त भी साइंस लेके 15 लाख लोग देते थे, 20 लाख लोग देते थे, पर उनको पता था आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 2 एग्जाम है, वो भी सब्जेक्टिव, तो इस डर से वो फॉर्म ही नहीं भरते थे, ठीक है? समझ में आई बात? फिर एडवांस जेई के बाद उसको हम लोगों का एग्जाम का नाम था स्क्रीनिंग, फिर मेंस। कॉपी कर लिया ना इन चीज़ों को आपने? जो आप लोगों का मेन और एडवांस है ना, पहले एग्जाम का नाम स्क्रीनिंग था, फाइनल एग्जाम का नाम मेंस था। अभी आपका मेंस पहले हो जाता है, नाम सोचो जेई मेन, ये मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम पहले हो रहा है बाद में दूसरा हो रहा है। yes, हमारे टाइम पे था पहले स्क्रीनिंग है, इसको सिलेक्ट पास करो तो मेन एग्जाम देने को मिलेगा, इससे आपका एडमिशन हो।
स्क्रीनिंग में आप फर्स्ट रैंक भी ले आओगे ना, अगर आप स्क्रीनिंग में AIR 1 भी ले आओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप इसमें सिलेक्ट नहीं होते हो खत्म। ठीक है, तो कॉपी हो गया, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स विद इन लिमिट a to b। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो बेटा इसको सिंपली इंटीग्रेट करो, क्या बचेगा? कैपिटल एफ एक्स बन जाएगा, प्लस सी बनेगा ना, बनेगा ना। फिर आप इस पर लिमिट लगाओगे a to b, तो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ, अच्छा ए पे लिमिट का मतलब क्या होगा? पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या हो गया? एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, है ना, दैट इज इक्वल टू सिंपली एफ बी माइनस एफ ए। समझ में आई बात? इसलिए सी की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक है बेटा, तो इसको हम हटा ही देते हैं, ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है बेटा, इससे हमें मिलता क्या है? बेसिकली ये समझो, दीज आर स्मॉल स्मॉल पीसेस, ध्यान दीजिए। हम कहते हैं वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, राइट, है ना। इसका मतलब dx क्या है? v dt है कि नहीं है? सो दीज आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, हाँ या ना? स्मॉल पीसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन सारे स्मॉल पीसेस को ऐड कर दोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इंटीग्रेशन v dt का मतलब क्या हो गया? एडिंग दीज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां तक? टाइम t1 से लेकर t2 के बीच में। तो मतलब कि t1 से लेकर t2 के बीच में सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट x लिख देना चाहिए, कहां से कहां तक? t1 से t2 तक, दैट इज इक्वल टू x एट t2 माइनस x एट t1। तो डिस्प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? सर वो dt स्मॉल टाइम dt टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा था, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का यूज करके। ठीक है, तो सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट मिलके क्या मिलेगा? चेंज इन पोजीशन मिलेगा, जो मिल गया यहाँ पे, हाँ या ना? हाँ या ना? बेसिकली ये जो सिंबल है ना इंटीग्रेशन का, ये कैसे बना मालूम है? पहले किसी ने s लिखा, फिर उसको चिपटा कर दिया, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को जोड़ना है, चिपटा कर दिया, क्या बन गया? ये s किस लिए? सम के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? ये जो छोटी सी क्वांटिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये छोटी सी क्वांटिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इनको ऐड करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ पक्का? आगे बढ़े फिर। इसका एक और मीनिंग है। क्या मीनिंग है सर? ये मान लो आपका स्मॉल एफ एक्स है, ये एक्स है, इसके पीछे लेट से ये ग्राफ आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x पर जाऊँ और यहाँ पर मैं x प्लस डी एक्स पे जाऊँ, ये दोनों बहुत पास पास में, मैंने थोड़ा दूर बनाया है। तो ये एक रेक्टेंगल होगा, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है, बट होगा तो बहुत ज़्यादा पास में हो जाएगा तो रेक्टेंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑलमोस्ट
Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है, दिस इज डी ए। ये डी ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, एफ एक्स है ना। तो डी ए इज इक्वल टू हाइट एफ एक्स इंटू विड्थ डी एक्स, राइट, यस और नो। भाई ये जो एरिया बन रहा है इसकी हाइट कितनी है, एफ एक्स है, और विड्थ कितनी है, डी एक्स है ना। Yes, sir. तो इसका एरिया कितना हो गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स। Yes, sir. तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, है ना। Yes, अगर मैं sir. यहाँ पर x1 से लेके x2 के बीच में लिमिट डाल दूंगा तो मतलब क्या हो गया, कौन से एरिया जोड़ने हैं, x1 से लेकर x2 के बीच का सारा एरिया जोड़ना है। तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, है ना, बोलो। ये सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ दोगे तो ये पूरा एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर, क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व Correct. बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। अब देखो, अगर यही चीज ग्राफ जो है ये नीचे चला जाए, मतलब क्या हो गया, इधर x1 मान लेते हैं, इधर x2 मान लेते हैं। जब इंटीग्रेट करोगे देखिए एफ एक्स हर जगह निगेटिव है ना, Yes, sir. तो एफ एक्स को डी एक्स मल्टीप्लाई करोगे निगेटिव होगा, छोटा क्वांटिटी होगा लेकिन वो छोटा क्वांटिटी भी नेगेटिव होगा। Yes, sir. ऐसे सारे छोटे छोटे नेगेटिव क्वांटिटी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी ना, हाँ है ना। तो Yes. हमें ये वाला एरिया मिलेगा, बट दिस एरिया विल बी नेगेटिव। तो नीचे वाला एरिया क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर वाला एरिया क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ये एरिया अंडर द कर्व है बट ये एरिया अबव द कर्व है ना। Yes, sir. समझ में आई बात। तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा आपको, एरिया अंडर द कर्व मिलेगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ूं, Sir, 1 minute, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको। Yes, sir. So now we will integrate without integrating. Okay. Find integration of 2x plus 3 within limit 1 to 3 without integrating. समझ में आई बात। Yes, sir. क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो भैया एक ही तरीका आता है इंटीग्रेशन निकाले, इंटीग्रेशन किए बिना इंटीग्रेशन निकालने का, क्या है वो, क्या है वो, Area under curve. एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये कितना है, 3 है, राइट, है ना। Yes, sir. और हमें कहाँ से कहाँ के बीच निकालना है, x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 के बीच में, राइट। Yes, sir. हमें ये वाला एरिया निकालना, राइट। ये कितना होगा, x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, और x इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी बताइए तो 9 है। 9. और हमें ये वाला एरिया निकालना है।
ये शेप कैसा है, ट्रेपीजियम है, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 9 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2, दैट इज इक्वल टू 14। समझ रहे हो, इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, एक्स वाई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल तरीके से करके देख सकते हैं, 2x + 3d। अच्छा ये तो मैंने गलत कर दिया, ऐसे लिखेंगे ना, Yes, sir. 2x + 3dx, राइट। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 के बीच में, दैट इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x² होगा, Yes, sir. राइट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, दैट इज इक्वल टू 3² प्लस, ऐसे नहीं, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 + 3 × 3 9 -1 का स्क्वायर 1 + 1 × 3 4, 1 × 3 3, ये 4 हो गया, 18 - 4 14। आया कि नहीं आया आंसर, ये समझ में आया क्या किया, Yes, sir. एक बार x की जगह 3 डाला, क्या मिला, 3² 9 + 3 × 3 9 18, फिर एक बार x की जगह 1 डाला, 1² 1 + 3 × 1 3, 1 + 3 4, राइट, है ना। Yes, sir. उसका दोनों का डिफरेंस ले लिया, ऐसे कर निकालते हैं इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। कैसे निकालते हैं, समझ में आया सबको कि नहीं आया, समझ में आया हाँ सर। का, यस सर। कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं, यस सर। आगे बढ़ूं, यस सर। तो मुझे बताइए इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx 0 to पाई कितना होगा, क्या करेंगे, sin x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस cos -cos x। x आया, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, जीरो। दैट इज इक्वल टू -cos पाई माइनस cos 0। यस सर। cos पाई कितना होता है, cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, यस सर। 1 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना आया, 2 आया। समझ में आई बात, आया ना। यस सर। 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन करना है, बट इस पर आपको cos x का इंटीग्रेशन करना है, करके दिखाइए तो। आ रहा है, यस सर। कोई दिक्कत है इसमें, नो सर। इंटीग्रेशन ऑफ, चलो cos x ही कर लो, 0 से लेके, या cos x में करो, sin x करो, 0 से लेकर 2 पाई कितना आ रहा है, sin x dx कितना आएगा बताइए,
आया? यस सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। अब इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं। हमारे साइनिक्स का ग्राफ कैसा था? ऐसा है ना? बेसिकली जब हमने इसको 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट किया तो कितना आंसर आया? 2। मतलब कि ये वाला एरिया 1 होगा, ये वाला एरिया भी 1 होगा, है ना? यस सर। है ना? टोटल एरिया कितना? 2 है। लेकिन जब हमने उसी को 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट किया तो क्या आया? 0। क्यों? क्योंकि ये -1 और ये भी -1। समझ में आया? यस सर। cos x का जब इंटीग्रेशन किया तो cos x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। हमें इंटीग्रेट तो सिर्फ यहीं तक करना था, 0 से लेके पाई तक। दिस एरिया माइनस दिस एरिया, 1 - 1 कितना हो गया? 0 हो गया। यस सर। वहीं जब sin x का हुआ तो कितना आया? 2 आया, राइट? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो अब हम आर्बिटरी शेप का एरिया निकाल पा रहे थे, मतलब आर्बिटरी नहीं बोलना चाहिए, कर्व शेप का भी एरिया हम लोग निकाल ले रहे हैं आराम से, है ना? है ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बताने के बाद, वैसे बेटा सब कुछ हो चुका है, ठीक है? बस एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। यूजिंग एरिया फॉर फाइंडिंग, सॉरी, यूजिंग इंटीग्रेशन and differentiation to find areas and volumes। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे तो इसके बिना भी हम आगे बढ़ सकते हैं, मोशन वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं, बट मैं इसको करा देने में फेवर में एक बार इसको खत्म कर देंगे, फिर अपन को मैथमेटिकल टूल्स के बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को कि आपको ये आता है, ये नहीं आता, ये करवाया वो नहीं करवाया। ठीक है बेटा? ओके सर। इसका सब कुछ हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।